हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला नाम जो आता है वो आता है टर्बिडिटी, इसके बाद कलर, ऑर्डर और टेम्परेचर। ये चार मेजर फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, टर्बिडिटी, कलर, ऑर्डर और टेम्परेचर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर दी केमिकल सीवेज पैरामीटर्स। केमिकल सीवेज पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, सेटलेबल सॉलिड, पीएच वैल्यू, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, प्रेजेंस ऑफ फैट्स, ग्रीस एंड ऑयल्स, सल्फाइड्स, सल्फेट्स, H2S गैस, डिसॉल्व ऑक्सीजन जिसको DO बोलते हैं, इसके अलावा COD, BOD, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन TOC एंड थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड THOD। ये सारे के सारे केमिकल सीवेज पैरामीटर्स हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स और केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स वाटर के कौन कौन से हैं। तो फिजिकल तो चार मैंने आपको बेसिक बताए, टेम्परेचर, कलर, ऑर्डर और टर्बिडिटी। इसके अलावा केमिकल जो पैरामीटर्स हैं उनमें मेजर आपको याद रखना है डिसॉल्व ऑक्सीजन, DO, COD, BOD, TOC, THOD। ये तो हो गए हमारे ऑक्सीजन डिमांड के अनुसार जितने भी हैं। ठीक है। इसके अलावा क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, इसके अलावा सॉलिड कंटेंट भी आपसे पूछ लिया जाता है, टोटल सॉलिड कंटेंट, सस्पेंडेड सॉलिड और सेटलेबल सॉलिड। पीएच वैल्यू भी केमिकल पैरामीटर होता है। अब है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन THOD, COD, BOD एंड TOC। ये रिलेशनशिप आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखनी है कि जो थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है THOD वो ज़्यादा होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, COD से, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड वो ज़्यादा होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, BOD से, और उससे भी कम होती है TOC, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये याद रखनी है। इसके बाद COD, इसके बाद BOD। ठीक है, COD का मान हमेशा BOD से ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। अब है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ दी COD, THOD एंड TOC। इनकी डेफिनेशन हम देखेंगे। COD क्या होती है? COD का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। COD की फुल फॉर्म होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेजर द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेस्ट वाटर। किस लिए काम में आता है COD टेस्ट? ऑर्गेनिक मैटर के कंटेंट को मेजर करने के लिए। मेजर द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वेस्ट वाटर, इसके लिए COD टेस्ट करते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, डिग्रेडेबल भी हो सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। ये जो COD है ये BOD से इसलिए डिफरेंस है। BOD में तो बायोडिग्रेडेबल होता है ऑर्गेनिक मैटर, और COD में दोनों प्रकार का होता है, बायोडिग्रेडेबल भी होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है COD और BOD में। तो COD टेस्ट मेजर द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेस्ट वाटर, बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। अगला है, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? Theoretical oxygen demand, if the chemical formula and the quantity of all organic matter present in sewage is known, the exact amount of oxygen required to oxidize then can be calculated stoichiometrically. This is called theoretical oxygen demand। यानी कि जो टोटल ऑक्सीजन, टोटल ऑर्गेनिक मैटर है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमको रिक्वायर होती है उसको स्टोइक्योमेट्रिकली अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड को देता है। ठीक है। इसके बाद है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन TOC। इट इज़ अनदर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द ऑर्गेनिक मैटर इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट। यदि ऑर्गेनिक मैटर को हम कार्बन कंटेंट की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको टोटल ऑर्गेनिक कार्बन बोला जाएगा। ठीक है, तो तीन टर्म हमने पढ़ ली। पहली पढ़ी थी हमने COD,
जिसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये दोनों ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। बीओडी में केवल बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए सीओडी और बीओडी दोनों अलग अलग हैं। टीएचओडी में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो एग्जैक्ट ऑक्सीजन हमको चाहिए होती है उसको कैलकुलेटेड अगर करें हम स्टोइक्योमेट्रिकली तो उसको थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाएगा। और टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, यदि ऑर्गेनिक मैटर को हम कार्बन कंटेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो उसको टोटल ऑर्गेनिक कार्बन बोला जाएगा। ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द यूज ऑफ बीओडी। बीओडी का यूज क्या होता है, तो बीओडी का डेफिनेशन क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ यूज्ड एज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। किस लिए काम में आती है, ये क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मेजर करती है, मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर सैंपल बाय एरोबिक बायोकेमिकल एक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया था, बीओडी में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है और सीओडी में दोनों प्रकार का होता है। तो बीओडी किस लिए काम में आता है, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए काम में आता है। वो ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडेशन में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन में काम आती है उसको बीओडी बोलते हैं। और ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये एरोबिक बायोकेमिकल एक्शन के द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हाउ डू वी डिटरमाइन बीओडी। बीओडी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो बीओडी का एक फार्मूला होता है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो बीओडी का फार्मूला होता है डीओ कंज्यूम्ड इन टेस्ट बाई डाइल्यूटेड सैंपल इनटू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज सैंपल। क्या बोला मैंने, डीओ कंज्यूम्ड इन दी टेस्ट बाई डाइल्यूटेड सैंपल इनटू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज सैंपल। अब ये टेस्ट हम करते कैसे हैं, बीओडी टेस्ट। बीओडी कैन बी डिटरमाइंड बाई डाइल्यूटिंग ए नोन वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वेस्ट वाटर। एक वेस्ट वाटर का सैंपल होता है, वेस्ट वाटर सैंपल जिसका वॉल्यूम हमको पता होता है, नोन वॉल्यूम होता है, और उसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है, विद ए नोन वॉल्यूम ऑफ एरेटेड प्योर वाटर। और किसकी सहायता से डाइल्यूट करते हैं, वाटर की सहायता से, उसका भी हमको वॉल्यूम पता होता है। एंड देन कैलकुलेटिंग द डीओ ऑफ दिस डाइल्यूटेड सैंपल, और इसके बाद इसका डीओ कैलकुलेट हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, एक वेस्ट वाटर सैंपल लिया जिसका वॉल्यूम हमको पता है, उसमें वाटर डाला नॉन वॉल्यूम का, प्योर वाटर था, उसके बाद डीओ कैलकुलेट कर लिया हमने डाइल्यूटेड सैंपल का। द डाइल्यूटेड सैंपल इज देन इनक्यूबेटेड फॉर 5 डे। फिर उसके बाद जो डाइल्यूटेड सैंपल था उसको 5 डे के लिए इनक्यूबेटेड किया एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस आपको जरूर याद रखना है क्योंकि बीओडी हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, द डीओ एफ डाइल्यूटेड सैंपल आफ्टर दिस पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन इज अगेन कैलकुलेटेड। 5 दिन 20 डिग्री सेल्सियस पर इनक्यूबेटेड करने के बाद दोबारा से हम क्या करते हैं, डाइल्यूटेड सैंपल का डीओ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले हमने डाइल्यूटेड सैंपल का डीओ कैलकुलेट किया, डीओ इनिशियल बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद 5 दिन हमने इनक्यूबेटेड किया 20 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद जो डीओ निकला उसको डीओ फाइनल बोलेंगे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल डीओ एंड फाइनल डीओ विल इंडिकेट द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द डाइल्यूटेड सीवेज सैंपल इन 5 डे। ये जो डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल है, यानी कि इन दोनों डीओ का जो डिफरेंस था 5 दिन के बाद, वो क्या दिखाएगा, वो कितनी ऑक्सीजन हमारी कंज्यूम हुई है सीवेज सैंपल के ऑक्सीडेशन में, उसको दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, बीओडी मिल जाएगा। बीओडी इन पीपीएम इज देन कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द इक्वेशन। बीओडी हम कैसे निकाल लेंगे, फिर जो फार्मूला मैंने आपको बताया, डीओ कंज्यूम्ड इन दी टेस्ट बाय डाइल्यूटेड सैंपल इनटू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज सैंपल। तो ये था हम बीओडी कैसे निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बीओडी कर्व अगर बनाने के लिए बोल दिया जाए आपको, तो बीओडी कर्व कैसे बनता है, ये जो आपको दिख रहा है। बीओडी कर्व में 2 स्टेज होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है कार्बोनेशियस स्टेज। ठीक है, या फिर उसको कार्बोनेशियस डिमांड भी बोलते हैं। तो दूसरी स्टेज होती है वो होती है नाइट्रोजेनेशियस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बीओडी कर्व में या फिर बीओडी कर्व में कितनी स्टेजेस होती हैं, तो 2 स्टेज होती हैं बीओडी में, पहली कार्बोनेशियस और दूसरी नाइट्रोजेनेशियस। ठीक है,
ये आपको डायग्राम याद रखना है। अगला है व्हाट आर दी डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शन। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो दी एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शंस are the two basic form of biological stabilization reactions whose assurance is dependent upon the availability of otherwise of dissolved oxygen. Aerobic reactions take place in the presence of free oxygen. नाम से पता चल रहा है एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, और एनारोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो एनारोबिक होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक होता है, ठीक है। देखते हैं, एरोबिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस रीजनेबली स्टेबल इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट्स। इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं एरोबिक रिएक्शंस के, वो स्टेबल होते हैं विद रिलेटिवली लो एनर्जी कंटेंट्स, और इनकी जो एनर्जी कंटेंट होता है वो लो एनर्जी कंटेंट होता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं एरोबिक रिएक्शंस में। पहला, ये फ्री ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा, इससे जो इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है। तीसरा, इसका लो एनर्जी कंटेंट होता है। ए कंसीडरेबल पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज सिंथेसाइज्ड टू न्यू माइक्रोबियल सेल। द रिएक्शन प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ स्टेबलाइजेशन। मैंने आपको बताया था स्टेबल होता है, तो हाई डिग्री ऑफ स्टेबलाइजेशन। ऑल्दो द सिंथेसाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिलज विच रिक्वायर फर्दर ट्रीटमेंट। इससे जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिलज होता है जिसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखते हैं एन एरोबिक रिएक्शन। एन एरोबिक रिएक्शन होती हैं, उसका पहला पॉइंट ये है कि ये एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है, एब्सेंस में होता है, ठीक है। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर आर इन 2 स्टेज कैरिड आउट बाई डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। ये 2 स्टेज में होता है, इसलिए ये डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। जो एनारोबिक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है उसमें एनर्जी रहती है, ठीक है। मैथेन में, उसमें जो मैथेन बनता है एंड प्रोडक्ट मैथेन बनता है एनारोबिक रिएक्शन में, ये आपको ज़रूर याद रखना है। एन एरोबिक रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो मैथेन होगा, ठीक है, इसलिए उसमें क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी। बिकॉज ऑफ द लोअर रिलीज ऑफ एनर्जी इन एनारोबिक रिएक्शंस द सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल इज वेरी मच लेस इन एरोबिक रिएक्शंस। यानी कि जो न्यू सेल बन रही थी एरोबिक रिएक्शन में वो एनारोबिक रिएक्शन में बहुत कम हो जाएंगी। एनारोबिक रिएक्शन में न्यू सेल कम बनेंगी। दिस मीन्स दैट देयर इज लेस सिलज फ्रॉम एनारोबिक स्टेबलाइजेशन। यानी कि एरोबिक स्टेबलाइजेशन से लेस सिलज हमारा बनता है देन फ्रॉम एरोबिक स्टेबलाइजेशन ऑफ सेम वेस्ट वाटर। एनारोबिक रिएक्शंस आर मच स्लोअर देन एरोबिक रिएक्शंस। जो एनारोबिक रिएक्शन होती हैं वो स्लोअर होती हैं एरोबिक रिएक्शन की तुलना में। एंड डू नॉट यूजुअली रिमूव द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ फूड टू सच ए लो लेवल एज इज पॉसिबल इन एन एरोबिक रिएक्शंस। अब आपसे ये पूछ सकता है, कोई पूछे तो, कि एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं डिफरेंस। एरोबिक है एक साइड और एक साइड है एन एरोबिक। जो एरोबिक होता है वो पहली बात तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, और एन एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है, ठीक है। एरोबिक में लो एनर्जी होती है और एन एरोबिक में हाई एनर्जी होती है, क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, मीथेन होता है एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जो एरोबिक होता है उसमें हाई स्टेबलाइजेशन होता है, हाई स्टेबलाइजेशन होता है, और इसमें लो स्टेबलाइजेशन होता है एनारोबिक में। वहीं एरोबिक में न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल बनते हैं, एनारोबिक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल नहीं बनते हैं। एनारोबिक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एरोबिक की तुलना में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर कैटाबोलिक एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होती है। कैटाबोलिक रिएक्शंस आर दोज इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। यदि फूड ब्रोकन हो रहा है एनर्जी में, एनर्जी को रिलूज करने में, ठीक है,
तो उसको बोलेंगे हम कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन जिसमें फूड ब्रोक होके एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरा है रिएक्शंस विच प्रोवाइड मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू माइक्रोबियल सेल आर टर्म्ड एड एनाबोलिक। एनाबोलिक क्या होता है? जिसमें रिएक्शन हमको मटेरियल प्रोवाइड करवाती है टू सिंथेसिस ऑफ न्यू माइक्रोबियल सेल, उसको हम एनाबोलिक बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल ग्रोथ। क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल ग्रोथ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला है सैम्पल सप्लाईज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इसका रेशियो दे रखा है हमको 100:5:1। सफिशिएंट एनर्जी इज अवेलेबल इन दी ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में जो एनर्जी है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। थर्ड है इनऑर्गेनिक ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, पोटेशियम ईटीसी प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स नेसेसरी। एप्रोप्रिएट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट। एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज हैवी मेटल्स, कैडमियम, पीबी, लेड, क्रोमियम, निकल और CnEtC। यानी कि बायोलॉजिकल ग्रोथ होने के लिए हमको जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो नहीं होने चाहिए। कौन कौन से हैं? कैडमियम हुआ, लेड हुआ, सीसा, क्रोमियम, निकल, ये नहीं होने चाहिए। ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। कैल्शियम, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज ये होने चाहिए। सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अच्छे मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है बायोलॉजिकल ग्रोथ के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।